जी, आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें रहेगा कारक। एक बेहतरीन टॉपिक है। कारक से किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और यहाँ से बनने वाले हर तरह की क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो सब आपके सामने रहेगी। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है कारक का, आपको कल कुछ होमवर्क भी दिया था, वो आपने जरूर याद किया होगा, कारक विभक्ति और कारक चिन्हों के बारे में। कारक शब्द पर क्रिया में नूल प्रत्यय से बना है। एक तो बेसिक प्रश्न हमारा ये रहा, कारक में कौन सी क्रिया है, वर्ब है, धातु है। पर का अर्थ कर का अर्थ करना या बनाना होता है। दूसरा, वाक्य में दिए गए संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। ये कारक की पहली परिभाषा है। कारक की दूसरी परिभाषा, ये एक पॉइंट, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन। क्रिया के साथ वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने आप में क्वेश्चंस की वैरायटी है, खुद उनके आंसर हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कारक चिन्ह का दूसरा या अन्य नाम प्रसर्ग भी होता है। यानी कि कारक चिन्हों को ही हम प्रसर्ग कहते हैं। इसके बाद विभक्ति की कुल संख्या 7 होती है, जबकि कारक 8 प्रकार के होते हैं। 7 नंबर, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि संबोधन कर्ता के द्वारा किया जाता है। कर्ता की विभक्ति प्रथमा है। कर्ता की विभक्ति प्रथम नहीं है, प्रथम तो फर्स्ट होता है, यहाँ प्रथमा है। कर्ता की विभक्ति प्रथमा है। अतः संबोधन की विभक्ति भी प्रथमा हो जाती है और विभक्ति की संख्या 7, कारक हो जाते हैं 8। ये थे स्टेटमेंट वाले प्रश्न। क्लियर?
ना कल भी क्लास हुई थी राज, ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा अपने जो सिस्टम है उसको चेक किया करो। कोशिश करो कि जब भी मान के चलो कोई क्लास आपकी मिस होती है तो सबसे पहला काम आपका ये है नेक्स्ट क्लास लेने से पहले कि पिछले वाली क्लास में क्या चल रहा था, उसमें क्या बताया गया, क्योंकि सारी चीजें सीक्वेंस में हमने कारक और समास को एक दूसरे से जोड़ के आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पर टॉपिक डिपेंड है और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जाते हैं। कल तत्पुरुष समास के जब हम भेद उपभेदों की चर्चा कर रहे थे तो उसमें 2 से 3 टॉपिक की हमें आवश्यकता पड़ी। एक तो उपसर्ग के आधार पर आपको तत्पुरुष समास के उपभेद बताए कि कब कौन सा उपसर्ग आएगा तो तत्पुरुष का उपभेद बनेगा, और दूसरा कारक चिन्हों के आधार पे आपको तत्पुरुष के बारे में बताया गया। व्याधिकरण तत्पुरुष के जो भेद होते हैं 6, उनके 6 भेद इन कारक के आधार पे ही होते हैं। हालांकि कल बड़ी ही बखूबी के साथ आपने तमाम चीजों को समझा, लेकिन इसके आधार पे यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये 7 अलग अलग कंडीशन है जो क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला प्रश्न बना, कारक शब्द बना कैसे है, कारक में कौन सी क्रिया है, तो आप कहोगे कर क्रिया है, जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। नूल एक प्रत्यय है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जब भी किसी शब्द के बाद कोई शब्दांश लगता है तो हम उसको प्रत्यय कहते हैं और प्रत्यय का कभी कोई अर्थ नहीं होता है। तो कारक इन मूल शब्द और एक प्रत्यय से मिलकर बना है, वो मूल शब्द क्रिया के रूप में है जो कि कर है। कर का अर्थ करना या बनाना होता है। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस के अंदर प्यारे दोस्तों हम अनेक प्रकार के संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाओं शब्दों का प्रयोग करते हैं, अव्यय और निपात शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो सेंटेंस हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्रिया के साथ जो जिसका सीधा संबंध होता है उसको हम कारक कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में संज्ञा सर्वनाम का बाकी दूसरे जो शब्द सेंटेंस में बचे हुए हैं उनके साथ जो उसके रिलेशन को बताए, संबंध को बताए, उसी को कारक कहते हैं। इंग्लिश में जो काम टेंस करते हैं हिंदी में वही काम यहाँ कारक करते हैं। तो ये एक तरह से हिंदी के टेंस हैं। जैसे आप इज हैज वाज का प्रयोग इंग्लिश में करते हो, ऐसे ही हम ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होना, ठीक है, इन सब का प्रयोग करते हैं। मे, पेपर का प्रयोग करते हैं। जहां आप इंग्लिश में इन का प्रयोग कर रहे हो वहां हिंदी में हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना, ओन का प्रयोग आप करते हो, इनका प्रयोग करते हो, इज हैज वाज का जो आप प्रयोग करते हो, ऐसे ही हम उनके स्थान पे यहाँ अपने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का के की रेरारी अधिकरण में पेपर। तो ये 2 डेफिनेशन है, एक बड़ी डेफिनेशन है, एक फिर छोटी है। हम ये भी कह सकते हैं वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध को बताता है उसे कारक कहते हैं। ये दोनों की दोनों कारक की डेफिनेशन है, परिभाषाएं। फिर कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, कारक चिन्ह का दूसरा नाम होता है प्रसर्ग। ठीक है, विभक्ति की कुल संख्या 7 होती है, तो विभक्ति कितनी हुई, विभक्ति की कुल संख्या 7 होती है, जबकि हिंदी में 8 प्रकार के कारक का प्रयोग हम करते हैं। संस्कृत में 6 कारक होते हैं, क्योंकि संबंध और संबोधन को कारक संस्कृत में नहीं माना जाता है। तो वो जो कंडीशन है हमें वो यहाँ लिखनी है। संस्कृत में संस्कृत में संबंध व संस्कृत में संबंध व संबोधन को कारक नहीं माना जाता, या ये कहो कि कारक के अंतर्गत वो नहीं आते। इसलिए संस्कृत में कारक की संख्या, संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है, 6 होती है। कहा भी जाता है षट कारकम, ये क्या है, षट, षट मतलब 6 हो गए, ठीक है, षट कारकम, 6 कारक होते हैं संस्कृत में। ये आपको ध्यान रखना है। कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो तमाम कंडीशन है, इन तमाम कंडीशनों के आधार पर ही आपको ये ध्यान रखना है। चीजों को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं अगर यहाँ तक ये सारी कंडीशन समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। मुझे मार्कर दूसरा दे देना अगर हो तो, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर जो कल मैं आपको नोट करवाया था उसको एक बार और आपको बता देता हूँ। एक तो विभक्ति होती है, एक कारक होते हैं और एक होते हैं कारक चिन्ह, और इन कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सारे के सारे हमारे क्या है, विभक्ति। कितनी विभक्ति होगी, इसमें कर्ता कारक है, इसमें कर्म है, इसमें करण है, इसमें संप्रदान है, इसमें अपदान कारक है,
इसमें संबंध कारक है और इसमें अधिकरण कारक है, और एक कारक और होता है हमारा संबोधन। इसमें भी प्रथमा विभक्ति है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कर्ता की विभक्ति प्रथमा होती है और संबोधन कर्ता के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनके जो कारक चिन्ह होते हैं, इसके कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, करण से और के द्वारा, ये कारक चिन्ह होते हैं। संप्रदान के लिए और साथ का भी प्रयोग संप्रदान के लिए हम करते हैं। अपदान अलग होने के सेंस में, से अलग होना, तो ये जो हम से अलग होना कह रहे हैं इसी को हम पृथकता भी कहते हैं। पृथकता मतलब अलगाव। अलगाव, कोई चीज अपने स्थान से अलग हो जाए तो पृथकता है, अलगाव। संबंध का, के, की, रे, रा और री, का, के, की, रे, रा और री। अधिकरण में, पे और पर, अधिकरण में पे पर संबोधन हे, ए, अरे, ये क्या है? संबोधन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग है, ये हमारे कारक है और ये क्या है? हमारी विभक्ति है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है आपके सामने। विभक्ति दे के कारक पूछ लेगा, कारक दे के कारक चिन्ह पूछ लेगा, कारक चिन्ह दे के कारक और विभक्ति पूछ लेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? संबंध में विभक्ति बताओ, आप कहोगे षष्ठी। ठीक है। तृतीय विभक्ति किस कारक की होती है? आप कहोगे कर्ण कारक की। फिर कहेगा के लिए कारक चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है? आप कहोगे संप्रदान कारक। पर कारक चिन्ह किस विभक्ति में आता है? तो आप कहोगे सप्तमी विभक्ति। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? आप कहोगे प्रथमा, क्योंकि संबोधन कहते हैं किसी को बुलाने, किसी को पुकारने, अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, हे भगवान हम सब पास हो जाए, ये संबोधन है। जब हम किसी को याद करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं, वो सब संबोधन के अंदर आता है। और संबोधन बिना कर्ता के हो नहीं सकता, क्योंकि कर्ता में विभक्ति प्रथमा है और कर्ता के बिना संबोधन होता नहीं है। तो जो विभक्ति कर्ता की होगी वही विभक्ति संबोधन की होगी। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे हमारे बेसिक प्रश्न। ठीक है। अब सेंटेंस वाले प्रश्न करने हैं, और जो ये हमारे जो कारक हैं 8, इन कारकों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक, कारक चिन्ह है इसका ने। कारक चिन्ह क्या है? प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी और ने कारक चिन्ह होगा। प्रथमा विभक्ति, प्रसर्गी लिख लेता हूं, ने प्रसर्ग इसमें होगा। 2 प्रश्न बने। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है? इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, तो यहाँ कर्ता वह है। दूसरा, राम अमरूद खाता है, तो यहाँ राम करता है। देवेश पढ़ता है, यहाँ देवेश करता है। पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पक्षी करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वो संज्ञा के रूप में भी करता हो सकता है और सर्वनाम के रूप में भी करता हो सकता है। तो यहाँ कार्य करने के लिए स्वतंत्र वह है, राम, देवेश और पक्षी है। इसलिए जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, जो कार्य को करने वाला होता है, उसी को कहते हैं कर्ता। दूसरा जो कारक चिन्ह है वो है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, एक प्रश्न बना, और कारक चिन्ह होता है को प्रसर्ग। कर्ता ने कर्म को, तो को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले, कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाए, कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाए वह कर्म कहलाता है। वह कर्म कहलाता है, कर्म कहलाता है। दूसरा, कर्म दो प्रकार का होता है। कर्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रधान कर्म और दूसरा होता है अप्रधान कर्म। प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म। इसी प्रधान कर्म को
हम मुख्य क्रम भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं गौण क्रम। इसको क्या बोलते हैं? गौण क्रम। इसके बाद तीसरा, कर्ता के लिए जो इष्ट या अभिष्ट हो वह कर्म कहलाता है। वह कर्म कहलाता है। जिस वाक्य में निकट, पास, आसपास, समीप शब्दों का प्रयोग हो वो भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का सेंटेंस होता है। जिस वाक्य में दोनों ओर चारों ओर शब्द का प्रयोग हो वो भी कर्म कारक का सेंटेंस होता है। ये 5 कंडीशन है कर्म कारक की। एक प्रश्न बना, द्वितीय विभक्ति को प्रसर्ग, कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाता है। मान के चलो हमें 3-4 देवी देवताओं की पूजा करनी है। सबसे पहले हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो प्रधान कर्म कहलाता है। हमें 4 व्यक्तियों के पैर छूने हैं, सबसे पहले हमने जिसके पैर छुए वो प्रधान कर्म कहलाया। हमें नमस्ते करनी है बहुत सारे व्यक्तियों को, उसके 2 तरीके हैं, तो सबको एक साथ नमस्ते करो या फिर पहले सबसे बड़े को नमस्ते करो। घर पे गेस्ट आ गए, हम चाय लेके आए हैं, तो हमने सबसे पहले चाय जिसको सर्व की है वो हमारा प्रधान कर्म कहलाता है। प्रधान मतलब महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंस, जिसको हम मुख्य कर्म कहते हैं, और अप्रधान मतलब गौण कर्म। तो कई बार जब हम 2 काम एक साथ करते हैं तो उनमें से जो सबसे पहले कार्य हुआ उसी को प्रधान कर्म कारक माना जाता है। दूसरा देखिए, सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए इन सबको। राम ने रामायण पढ़ी। दूसरा, वेद व्यास ने महाभारत लिखा। मोर सांपों को खाता है। मोर सांपों को खाता है। बंदर केले खाते हैं। नारद जी खीर खाते हैं। माता जी कपड़े धोती है। मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। मेरे कॉलेज के चारों ओर वृक्ष हैं। आपके घर के पास मंदिर है। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। शहर के निकट अस्पताल है। चलो जी, अब देखो दोस्तों, इन 11 सेंटेंस में हमने ये पांचों की पांचों कंडीशन अप्लाई की। पहली कंडीशन क्या है? कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाता है वह कर्म कहलाता है। अब कर्ता एक साथ 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। एक तो गांव में जा रहा है, दूसरा फूल तोड़ रहा है। कर्ता घर से निकला गांव में जाने के लिए, रास्ते में फूल मिल गए, तोड़ लिए। जैसे आपकी आदत होती है जब आप कहीं कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जाते समय रास्ते में कोई पेड़ मिल गया, पौधा मिल गया, चलते चलते पत्ता तोड़ लिया, फूल तोड़ लिया।
आदत होती, पार्क से निकल रहे हैं, किसी पर्पज से गए हैं, किसी काम से गए हैं, लेकिन पार्क से निकलते समय चलते चलते बात करते करते आप पत्ता तोड़ लेते हो। जब आप घर से निकले थे तो किसी प्रयोजन के लिए निकले थे, किसी विशेष काम के लिए निकले थे, पत्ता तोड़ने के लिए नहीं निकले थे। मोहन यहाँ घर से फूल तोड़ने के लिए नहीं निकला है, गाँव में जाने के लिए निकला है। तो मोहन गाँव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, ये प्रधान क्रम और ये अप्रधान क्रम। जब दो काम एक साथ होते हैं तो उनमें से सबसे पहले जिसे किया जाता है वो प्रधान क्रम कहते हैं। आप लेट कर पढ़ते हो, दो काम हो रहे हैं, एक तो लेटना और एक पढ़ना। तो पहले आप लेट रहे हो, फिर आप पढ़ रहे हो। तो उनमें से जो दो काम आप एक साथ कर रहे हो, आप खा भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो। जो काम अगर पढ़ते पढ़ते खाना शुरू किया तो पढ़ना प्रधान क्रम कहलाएगा, और खाते खाते पढ़ना शुरू किया फिर खाना प्रधान क्रम कहलाएगा। जब कर्ता दो कार्यों में एक साथ इन्वॉल्व होता है, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, उनमें से सबसे पहले वो जिस कार्य को करता है वही प्रधान क्रम कर्म कारक कहलाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रधान क्रम है, प्रधान क्रम मुख्य गुण। इसमें गांव में जाना प्रधान क्रम है, इसमें गांव में जाना प्रधान क्रम है, फूल तोड़ना अप्रधान क्रम। कर्ता के लिए जो इष्ट या विष्ट हो वह कर्म कहलाता है। इष्ट का मतलब होता है जो सबसे प्रिय हो, अब इष्ट का मतलब होता है कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता हो। तो कर्ता के द्वारा माने के चलो आपको दो लड़की पसंद आ गई और आप उनमें से किसी एक को सबसे ज्यादा चाहते हो तो वो आपका प्रधान कर्म होगा। आप बाजार में गए, वहां दो वस्तु पसंद आई, दो साड़ी, दो पैंट, दो शर्ट, एनीथिंग, कुछ भी पसंद आए, उनमें से आप जिसको सबसे ज्यादा चाह रहे हो या जिसको आप खरीद रहे हो दूसरे को वहीं छोड़ रहे हो, तो जिसको आपने खरीदा वही आपका इष्ट है, वही आपका विष्ट है, और वो कहलाता है प्रधान कर्म। घर पे दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से जिसे सबसे पहले आप सामान दे रहे हो वो प्रधान कहलाएगा। हालांकि दोनों ही प्रिय है, लेकिन जिसे आपने सबसे पहले कोई खाने की चीज दी वो प्रधान कर्म कहलाएगा। राम ने रावण को मारा तो यहाँ रावण अपने आप में कर्म है। ऐसे ही इनमें देखो, राम ने रामायण पढ़ी, राम पुल्लिंग है, पढ़ी यहाँ स्त्रीलिंग है। ये पढ़ी किसके अनुसार आया, रामायण के अनुसार। तो यहाँ रामायण कर्म प्रधान हो गया, क्योंकि क्रिया का लिंग वचन है, कर्म के अनुसार है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा, ये लिखा महाभारत, ये लिखा जो है प्यारे दोस्तों शब्द महाभारत के अनुसार है। यहाँ रामायण कर्म है, यहाँ महाभारत कर्म है। इन दोनों सेंटेंस में दोनों की पॉसिबिलिटी है, कर्ता की भी और कर्म की भी, लेकिन सेंटेंस में प्रधानता कर्म की है, क्योंकि क्रिया का लिंग वचन है, कर्म के अनुसार है। क्लियर? क्योंकि यहाँ ने लगा हुआ है, ने जिसके साथ लगता है उसे कर्ता कहते हैं। अगर वो पूछे कि इसमें कर्ता बताओ तो आप राम, और वो पूछे कि इसमें कर्ता बताओ तो वो वेद व्यास है, और वो ये पूछे कि राम ने रामायण पढ़ी, ये कर्ता कारक से संबंधित है या कर्म कारक से, तो आप कहोगे कर्म कारक से, क्योंकि क्रिया का लिंग वचन है, कर्म के अनुसार है। मोर सांपों को खाता है, इनमें सब में करता है। यहाँ राम, वेद व्यास, मोर, बंदर, नारद, माताजी, मोहन, मेरे और आपके, ये सब करता है, लेकिन इनमें से कोई भी सेंटेंस कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। मोर सांपों को खाता है, इसमें को आ गया, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे को का प्रयोग होगा तभी ये कर्म के बनेंगे। कुछ सेंटेंस में हम कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं, कुछ में नहीं करते। बंदर केले खाते हैं, इसको हम ये भी कि बंदर केले को खाते हैं, तो यहाँ खाने का प्रभाव सांप पे है, सांप खाए गए। यहाँ खाने का प्रभाव केले पे, बंदर नहीं खाए। यहाँ खाने का प्रभाव खीर पे, यहाँ धोने का प्रभाव कपड़े पे। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ कपड़े, खीर, केले और सांप, महाभारत और रामायण ये सब कर्म है। इसी वजह से सारे सेंटेंस कर्म कर रखे हैं। भाई कर्म कब होगा, जब कर्ता होगा, बिना कर्ता के थोड़े कर्म हो जाएगा। सेंटेंस में प्रधानता किसकी है, कर्म की, और दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी है, कर्ता की। तो सेंटेंस में क्रिया से जो निकट संबंध रखता है उसी को हम कारक कहते हैं। क्रिया पढ़ी है, पढ़ी से निकट संबंध रामायण, लिखा से निकट संबंध, निकट ये नहीं कि इसके पास लिखा, निकट क्रिया किस पर डिपेंड है, महाभारत, खाया सांप, खाते केले, खाते खीर, धोते कपड़े। आपने यही तो डेफिनेशन पढ़ी। क्या यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया का सीधा संबंध प्यारे दोस्तों कपड़े, खीर, केले, सांप, महाभारत, रामायण से है। मेरे कॉलेज के चारों ओर वृक्ष हैं तो यहाँ चारों ओर दे दिया। मेरे घर के पास मंदिर है तो यहाँ पास आ गया। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं या तालाब है, यहाँ दोनों ओर आ गया। शहर के निकट अस्पताल है, यहाँ निकट आ गया। और आपको ये बताया गया कंडीशन में कि जिस वाक्य में निकट, पास, आसपास, समीप शब्दों का प्रयोग हुआ कर्म कारक, जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर का प्रयोग हुआ कर्म कारक। तो यहाँ दोनों ओर, यहाँ चारों ओर, यहाँ निकट, पास, आसपास और समीप जहां हो गए वो कर्म कारक कहलाएंगे। क्लियर जी? तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, माता जी कपड़े धोती है तो यहाँ माता जी नहीं धो रही है, ये धोती क्या है, कपड़े को सफाई करना, धोना। तो माता जी नहीं की धुलाई हो रही, कपड़े की धुलाई हो रही। ठीक है, पानी में कपड़े हैं, साबुन भी कपड़े पे लग रहा है, सर्फ भी कपड़े के लिए, माता जी को नहीं धोया जा रहा है। तो यहाँ धुलाई किसकी हो रही, क्रिया किसके अनुसार आई, कपड़े के अनुसार। ठीक है, माता जी पूजा करती है तो कर्ता कारक, माता जी नहाती है कर्ता कारक, लेकिन माता जी कपड़े धोती है कर्म कारक, क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव कपड़े पे पड़ रहा है। कपड़ा ही धोने के बाद साफ होगा, माता जी साफ नहीं होगी। ये कौन महानुभाव था, बबलू। क्लियर? तो बबलू की समझ में आ गए। देखो कोई भी कर्म बिना कर्ता के तो नहीं होगा।
कोई भी कर्म बिना कर्ता के नहीं होगा, यहाँ इसीलिए तो कर्ता है सब में। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है, कर्ता और कर्म दोनों की कंडीशन, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तीसरा है हमारा परण कारक। परण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं कारक चिन्ह। पहली कंडीशन करण कारक की, कर्ता कर्ता किसी कार्य कर्म को करते समय, कर्ता किसी कार्य कर्म को करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं या करण कारक कहते हैं। दूसरा, क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन, क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। तीसरा, शरीर के जिस अंग में विकार होता है वहां उस अंग में शरीर के जिस अंग में विकार होता है उस अंग में करण कारक होता है। कई बार कर्ता स्वयं में साधन का कार्य करता है तो वहां कर्ता करण के रूप में होता है। ये 4 कंडीशन है, इनके आधार पे सेंटेंस को समझिए। राम ने रावण को बाण से मारा। दूसरा, मोहन ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया। शिक्षक ने शैतान छात्र को जूते से मारा। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। आप पेन से रजिस्टर पर लिखते हो। मैं मार्कर से हिंदी लिख रहा हूं। सोवन आंख से अंधा है। राहुल पैर से लंगड़ा है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना
की गई, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। सूरदास के द्वारा सूरसागर लिखा गया। ये 10 सेंटेंस हैं और इन 10 सेंटेंसों में देखो ये तमाम कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये कह रहा है क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। कर्ता किसी कार्य कर्म को करते समय जिन साधनों का अर्थात हेतुओं का वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। देखना यहाँ क्या हो रहा है। राम ने रावण को बाण से मारा तो इसमें बाण साधन है। मोहन ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा तो काटने का काम कुल्हाड़ी से हो रहा है। शिक्षक ने शैतान छात्र को जूते से मारा तो जूते काम आ रहे हैं बच्चे को सुधारने में। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा तो यहाँ गदा से कार्य हो रहा है। आप पेन से रजिस्टर पर लिखते हो तो लिखने का काम पेन कर रहा है। मैं मार्कर से हिंदी लिख रहा हूँ तो यहाँ लिखने का काम मार्कर कर रहा है। सोहन आंख से अंधा है तो यहाँ आंख में दिक्कत है, आंख में विकार है। राहुल पैर से लंगड़ा है तो यहाँ पैर में दिक्कत है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई तो यहाँ प्यारे दोस्तों तुलसीदास अपने आप में खुद कर्ता और करण दोनों का काम कर रहा है। सूरदास के द्वारा सूरसागर ग्रंथ लिखा गया, यहाँ सूरदास अपने आप में कर्ता और करण दोनों की भूमिका में है। एक ही सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा था, इसमें सारे कारक आ गए। एक ही सेंटेंस में 8 के 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में क्रिया का जिससे निकट संबंध होगा मुख्य कारक वही होगा। जब एक ही सेंटेंस में सारे कारक हो तो वहां 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो किसी को अंडरलाइन करके, मान के चलो इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और करण भी है। अब वो बाण को अंडरलाइन करेगा कि बाण में बताइए कौन सा कारक है। तो आप कहोगे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण यहाँ साधन है, क्रिया का निकट संबंध बाण से है। सबसे ज्यादा कारक के होने की योग्यता बाण में है, क्योंकि बाण का क्रिया से निकट संबंध है। तो कारक की डेफिनेशन है जिसका क्रिया से निकट संबंध होता है। निकट संबंध का मतलब ये नहीं कि जो क्रिया के पास लिखा हो, निकट संबंध का मतलब है कि क्रिया के सबसे नजदीकी रिलेशन किसके साथ है। तो बाण के साथ है तभी तो मरा, बाण नहीं होता तो कैसे मरता। तो क्रिया के साथ निकट संबंध बाण का है, फिर क्रिया के साथ निकट संबंध रावण का है। दूसरे नंबर पर रावण में कर्म कारक की योग्यता हुई, तीसरे नंबर पर फिर राम है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें सबसे कम कारक के होने की योग्यता किसमें। ध्यान से सुनना, एक ही सेंटेंस में सारे कारक होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा, सारे कारक आ गए। वहां पर्टिकुलर अंडरलाइन करेगा कि इसमें कारक बताओ। राम में अंडरलाइन किया तो कर्ता कारक कहोगे, रावण को अंडरलाइन किया तो कर्म कारक कहोगे, बाण को अंडरलाइन किया तो कर्ण कारक कहोगे, किसी को अंडरलाइन नहीं किया, ये सब दे दिया। राम ने रावण को बाण से मारा किस कारक से संबंधित है। ऑप्शन में कर्ता भी है, कर्म भी है, कर्ण भी है और संप्रदान भी है, तो राइट आंसर है। फिर देखोगे क्रिया का निकट संबंध किससे है, बाण से, इसलिए कर्ण कारक का सेंटेंस हुआ। सबसे कारक के होने की पॉसिबिलिटी किसकी है। सेंटेंस दिया राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कारक के होने की सबसे कम योग्यता किसमें है, तो आप कहोगे राम में। और सबसे ज्यादा किसमें है, तो आप कहोगे बाण में। क्यों, क्योंकि क्रिया से सबसे निकट संबंध बाण का है और क्रिया से सबसे निकट संबंध जो दूर से है वो राम का है। क्योंकि मर कौन रहा है, रावण। तो राम से पहले तो रावण का क्रिया से संबंध हुआ, पहले नंबर पे बाण, दूसरे पे रावण, तीसरे पे राम। क्लियर। तो ये मत सोचो कि एक ही सेंटेंस में एक ही कारक होता है, एक ही सेंटेंस में 8 के 8 कारक होते हैं। ठीक है। मोहन ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, मोहन करता है, पेड़ कर्म है, कुल्हाड़ी करण है। अब काटने की क्रिया किससे हुई, कुल्हाड़ी से। तो साधन तो बाण, कुल्हाड़ी, जूते, गदा, पेन, मार्कर, ये है ना। और जो क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन होता है उन्हें करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि हो रही है बाण से, कुल्हाड़ी से, जूते से, गदा से, पेन से, मार्कर से। दूसरा आप क्या कहोगे, दूसरा कहोगे सर जी जहां पे से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां से, इसमें भी 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 से, यहाँ भी से, इसमें भी से, यहाँ द्वारा, यहाँ के द्वारा। और आपको यही बताया गया जहां पे से और के द्वारा कारक चिन्ह आता है वो करण कारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, करण कारक, तृतीय विभक्ति। शरीर के जिस अंग में विकार होता है उस अंग में करण कारक होता है। शरीर के किस अंग में विकार है, सोहन आंख से अंधा है, आंख में विकार है। विकार मतलब कुछ बीमारी हो, कमी हो। राहुल पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा किससे है, पैर से। मोहन कमर से कुबड़ा है, कुबड़ा किससे है, कमर से। ठीक है। सोहन सिर से गंजा है, गंजा किससे है, सिर से। तो सिर में, पैर में, कमर में, आंख में, नाक में जहां दिक्कत है उसमें करण कारक होगा। फिर एक कंडीशन क्या लिखी है, कई बार कर्ता स्वयं में साधन का कार्य करता है, अर्थात कर्ता गुर्दी का लाल होता है। मेरे पास किताब नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, फिर भी पढ़ाई की। ठीक है। कहीं कोचिंग नहीं लिया, फिर भी पढ़ाई की, क्योंकि मैं अपने आप में खुद में साधन था और खुद में करता। तो जिनके पास साधन नहीं होते हैं, जो गरीब हैं, तो वो अपने आप को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ वही ये कह रहा है कि कई बार कर्ता स्वयं में साधन का कार्य करता है, उसके पास कुछ नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास किताब है, ना उसने कहीं कोचिंग लिया, ना उसके पास कोई बैच है ऑनलाइन, लेकिन फिर भी स्टूडेंट पढ़ा। तो वहां खुद में साधन है और खुद में ही करता है। इसीलिए जब कर्ता साधन का काम करे तो करण कारक है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की तो तुलसीदास यहाँ कर्ता और करण दोनों का काम कर रहा है। यहाँ सूरदास कर्ता और करण दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि जो गुरुद्वी के लाल होते हैं
अभाव में, तंगी में, मजबूरी में, विवस्था में भी सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। तो उस समय वो खुद में करता, खुद में करण है। तो द्वारा के द्वारा जहां प्रयोग होगा, से कारक चिन्ह का जहां प्रयोग होगा वहां कारक होगा। से बाण के साथ है तो बाण में करण है, से कुल्हाड़ी के साथ है तो कुल्हाड़ी में करण है, से जूते गदा पेन मार्कर के साथ है तो इनमें करण कारक है। अगर ये सारी कंडीशन समझ में आ गई है कि कर्ता किसी कार्य कर्म को करते समय जिन साधनों का, जिन हेतुओं का, जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। आपके हाथ में जो पेन है, पेंसिल है, वो करण है, आप करता हो, और आप जो काम कर रहे हो वो कर्म कहलाता है। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन, क्रिया की सिद्धि मतलब किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए जो भी हम सहायक साधन का प्रयोग करेंगे वो सब करण कहलाएंगे। शरीर के जिस अंग में विकार होगा, शरीर के उस अंग में करण होगा। हाथ में, पैर में, नाक में, गले में कोई दिक्कत है, गले में खराश है, तो उसमें करण कारक है। कई बार कर्ता स्वयं में साधन का कार्य करता है तो वहां कर्ता करण के रूप में होता है, बशर्ते कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा होगा। और जब कर्ता के साथ नहीं होगा तो केवल और केवल वो कर्ता का काम करेगा। जब कर्ता के साथ नहीं होगा और जब द्वारा के द्वारा होगा, जब द्वारा और के द्वारा होगा तो वो कर्ता करण का काम करेगा। अंतर समझ में आया? कर्ता के साथ ने, राम ने रावण को मारा, कर्ता के साथ ने है तो राम कर्ता हो गया, और कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा हुआ तो वो क्या कहलाएगा? अपदान में शक्ति अलग होने की कंडीशन आती है, जब अपदान पढ़ाएंगे तभी क्लियर हो जाएगा। जब भी कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा आए तो आपको ये ध्यान रखना है, द्वारा और के द्वारा कर्ता के साथ आया है तो ये तुलसीदास और सूरदास कर्ता नहीं, यहाँ करण है। और जब कर्ता के साथ नहीं आए, ये आ गया ने, तो यहाँ भीम, शिक्षक, मोहन, राम करता है। लेकिन सेंटेंस में क्रिया से निकट संबंध बाण कुल्हाड़ी का है, कर्ता हो गया गौण, कर्ण हो गया बेहतरीन, तो सेंटेंस सारी कर्ण कारक के हो गए। अगर समझ में आ गया है तीन कारक कर्ता, कर्म और कर्ण, तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। चलो अब आप में से कुछ विद्वान बनेंगे, कुछ लेखक बनेंगे, कुछ साहित्यकार बनेंगे। अब राजेश कह रहा है सर एक प्रश्न में मृगनयनी का उत्तर कर्मधारय था। हमने कब कहा कि मृगनयनी में कर्मधारय नहीं है, और मृगनयनी सीता जी को कहते हैं, बहुव्रीहि समास होना चाहिए। मतलब आपको कितना भी पढ़ा ली, एक ही चीज को 10 बार बताया या 50 बार। तो राजेश जी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर 50 से ज्यादा बार मैंने ये चीजें ना बताई हो पिछली क्लासों में जो मैं समास पढ़ा रहा था, तो मेरे से अपने पैसे वापस ले लेना। दिक्कत क्या है, आप तुर्रम खा बनते हो, अपना पढ़ना थोड़ी है, अपना नौकरी चाहिए। आप फार्म तो इसलिए भरते हो क्योंकि आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने भरे हैं, आपकी एज हो गई है नौकरी की, इसलिए घर वालों ने बोला है कि आप नौकरी ले लो, बहुत पढ़ाई कर ली, इसलिए फार्म भरते हो। लेकिन सिलेक्शन तो उसका होगा ना जो सीक्वेंस में लॉजिकली पढ़ेगा और ढंग से सीखेगा। ये मृगनयनी का खुद एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, ठीक है। गजगामिनी, मृगनयनी जब कर्मधारय पढ़ा रहा था, उसके बावजूद भी मेरे क्वेश्चन को मेरे हिसाब से मेरे से पूछा जा रहा है। इसका मतलब धरती पे इससे बड़ा विद्वान नहीं है, इससे बड़ा ब्रह्मा नहीं है। एक ही चीज को बताया बेटे, जब भी कोई दो शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बताता है, ऑप्शन में बहुव्रीहि है तब तक वो बहुव्रीहि का उदाहरण है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है और वो जो शब्द है विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का उदाहरण है, तो वो कर्मधारय का है। और जो कर्मधारय भी ऑप्शन में ना हो, बहुव्रीहि भी ना हो, तो यही मृगनयनी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि मृगनयनी में बाद वाला पद प्रधान है और बाद वाला पद प्रधान तत्पुरुष कहलाता है। तो मृगनयनी में ऑप्शन में जब तक बहुव्रीहि है तब तक बहुव्रीहि रहेगा, जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो कर्मधारय रहेगा उपमान उपमेय की वजह से, और जब कर्मधारय भी ऑप्शन में ना हो तो तत्पुरुष रहेगा। कुछ समझ में आया? चलो जी, हस्तिनापुर की पावन भूमि से थैंक यू। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कहते तो यादव जी सब हैं, सिलेक्शन लेने के बाद मिलने आएंगे, लेकिन आता कोई नहीं है। उसके बाद भी फिर फोन करके मैसेज भेज के पूछेंगे सर एक हेल्प चाहिए थी। मतलब सिलेक्शन तो होंगे आपके सबके, पहले भी हुए लोगों के, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी को सिर्फ इसीलिए याद किया जाता है, गुरुजी और आगे क्या चार चांद लगा सकते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, ये कोई नहीं पूछने गुरुजी ठीक ठाक है कि नहीं है, बूढ़े हो गए अभी या नहीं हुए हैं, गुरुजी को कोई दिक्कत है, क्योंकि गुरुजी तो लोहे के बने हुए हैं। गुरुजी ना कभी बीमार होंगे, ना गुरुजी को कोई दिक्कत होगी, ना गुरुजी को जंग लगेगा। समस्या यही है, सब पढ़ते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं उस सारी चीजों को शर्माते लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ का फोन आएगा सर जी इंटरव्यू ले लो, हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन कोई नहीं पूछेगा गुरुजी कुछ दिक्कत है, हम कुछ काम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो आज के टाइम में गुरुजी की स्थिति तो कलियुगी गुरुजी की हो गई है। ठीक है, काम निकालो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो कोई नहीं, गुरुजी को परमात्मा ने इतना मजबूत बनाया है कि वो खुद में ही करता है और खुद में ही साधन है। ठीक है, तो इसीलिए आप खुश रहो जहाँ भी हैं, जब आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है, एक बार बताना जरूर। ठीक है, कहीं भी ऐसा कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, किसी बस अड्डे पे हम जा रहे हैं तो वहाँ 5-10 स्टूडेंट ना मिले हमें पढ़ाए हुए, कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं 2-4 स्टूडेंट ना मिले पढ़ाए हुए, कहीं किसी बाजार में शोरूम में जा रहे हैं 1-2 स्टूडेंट ना मिले। मैं किसी भी शहर की बात करता हूँ, हमेशा कहीं मैं किसी चौराहे पे खड़े होकर चाय पी रहा हूँ तो 2-4 नमस्ते तो आई जाती है। तो रीजन क्या है, 15 साल से लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है, लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं कोविड के दौरान भी। तो स्वाभाविक बात है, लाखों बच्चों में से अगर 10,000 ने भी सिलेक्शन लिया होगा तो मैं जहां से भी निकलूंगा 2-4 लोग तो जरूर मिलते हैं, बड़ी सच्चाई है। चलो जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके। हाँ, बुक भी आएगी, अभी मेरी छुट्टी होगी जिस जॉब में मैं हूँ उसमें 20 दिन की छुट्टी है सर्दियों की, तो उस सर्दियों की छुट्टी में ही मैं 3 बुक एक साथ निकालूँ। ठीक है, हालांकि आपको बुक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारा काम हो चुका है, उसमें कुछ एरर है जो प्रिंटिंग होने के बाद आए हैं, वो एरर निकालने हैं मुझे, और उसके बाद फिर
आपके हवाले उन बुक को करेंगे, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं। जो जिन्होंने बैच खरीदा है उसके लिए सबसे ओरिजिनल चीज जो है वो ये है, ये लिखा इतने एग्जाम्पल तो बुक में भी नहीं। अब देखो करण कारक को पढ़ाने के लिए 10 एग्जाम्पल बताए, फिर इसके साथ ये 4 कंडीशन बताई, फिर यहाँ 9-11 कंडीशन इसके, 11 एग्जाम्पल इसके बताए कर्म कारक के, फिर इसमें फिर यहाँ पे आपको इसमें बताया आपको 4 एग्जाम्पल। तो कुल मिला के 15 और 10 25, 3 कारक पढ़ाने के लिए मैंने 25 एग्जाम्पल लिए। और किसी भी बुक में 25 एग्जाम्पल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 25 एग्जाम्पल में तो पूरा का पूरा कारक ही खत्म कर देगा। तो इसलिए अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो या बाद में सुन रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है, कहीं से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन की वैरायटी, वो सारी मैं कराता हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप और ज्यादा परिपक्व मैच्योर होना चाहते हो, तो पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाके वहां उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। मैंने कारक को, हर टॉपिक को 2-2 बार कराया, पूरी हिंदी को यूट्यूब पर मैं 2-2 बार टॉपिक वाइज कराया हूं। अकेला यूट्यूब पे टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला एकमात्र टीचर हूँ। मिक्स क्वेश्चन दुनिया ने कराए, फालतू फालतू उठा के किताबों से क्वेश्चन, इसका ए है सही, इसका बी है, इसका डी है, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑप्शनों के सोल्यूशन के साथ, हर क्वेश्चन के लॉजिक के साथ और टॉपिक वाइज मैं अकेला टीचर हूँ जिसने पूरी हिंदी को 2 बार यूट्यूब पे पढ़ाया। इसलिए वहां उस टॉपिक को निकालिए और वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे समाज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब समाज के भी दोनों लेक्चर निकालो जो मैंने कराए, और उन दोनों लेक्चर में लगभग मैंने करीब करीब 120 क्वेश्चन कराए। उन 120 क्वेश्चन से बाहर आज तक ना तो कोई पेपर में आया है क्वेश्चन और ना कभी आएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन वो अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी है, और उस अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी में जितने भी लॉजिक कॉन्सेप्ट बन सकते थे उन सब पे मैंने चर्चा की। तो इसलिए जो तमाम नए स्टूडेंट हैं जो इस बैच से जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया माध्यम आपके पास है हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल, जिस पर टॉपिक वाइज